हमलों से घिरी हुई है। चौतरफा हमले क्या हैं आपको बताता हूं। एक तरफ टीएमसी ने दिल्ली से बंगाल तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को विदेश नीति को कमजोर करने पर फटकारा है, जबकि राहुल गांधी ने तो उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी केस और गंदे पेयजल से लेकर अरावली तक इन तमाम मसलों पे घेरते हुए सीधे भ्रष्ट जनता पार्टी तक, बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी तक कह दिया है। इतने हमले ही काफी नहीं थे कि अमेरिका से भी मोदी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, जिसके बाद बीजेपी को सफाई देने उतरना पड़ा है। अब बीजेपी कितनी गलतियों की सफाई देगी और कहां तक देगी ये देखना होगा। लेकिन अभी ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है, जो चुनौती मोदी सरकार के सामने वो पेश कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार घिरी हुई है और कैसे इससे निपटेंगे नरेंद्र मोदी ये देखना होगा। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर ईडी की छापेमारी कल हुई और कल से वहां बवाल मचा हुआ है, जो आज और बढ़ गया। दरअसल ममता बनर्जी ने आज ईडी की छापेमारी के खिलाफ एक बड़ी विरोध रैली निकाली। इस तस्वीर को आप देखिए, ये विरोध रैली है और जिसमें लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इधर आज इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई भी होनी थी, जो हंगामे की वजह से नहीं हो पाई, बल्कि जज नाराज होकर कोर्ट से बाहर चली गई और मामले को 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माफी चाहूंगा, 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं दिल्ली में आज टीएमसी के 8 सांसदों को गृह मंत्री अमित शाह के आवास और दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। और गृह मंत्री, ये देखिए तस्वीरें आप देख लीजिए, एक 8 सांसद, ये महुआ मोइत्रा हैं और इधर डेरेक ओब्रायन, ये तमाम टीएमसी के सांसद, इनको किस ढंग से गिरफ्तार करके हिरासत में लेते हुए, डिटेन करते हुए यहां दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है और इसके बाद इनको ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह के दफ्तर और घर के बाहर। टीएमसी के 8 सांसद गए थे आज प्रदर्शन करने के लिए और इसके बाद यहां इन सबको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन जैसे सांसदों को घसीटकर हिरासत में ले रही है और इसके वीडियो भी आपके सामने हम लेकर आए। ये वीडियो आप देख लीजिए जिस पर बीजेपी फिर घिर गई है। आपको बता दूं कि प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसदों ने तख्तियां उठाई थीं जिन पर लिखा था कि बंगाल मोदी शाह की गंदी राजनीति को खारिज करता है। वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा है कि कल यानी गुरुवार 8 जनवरी जो बीता है, पूरे भारत और बंगाल ने देखा कि कैसे गृह मंत्रालय ने ईडी का दुरुपयोग किया। ईडी को हमारी पार्टी की राजनीतिक और रणनीतिक जानकारी चोरी करने भेजा गया। ममता बनर्जी शेरनी हैं, उन्होंने हमारी पार्टी की संपत्ति की रक्षा की है। आइए जरा सुन लीजिए महुआ मोइत्रा की जुबानी क्या कह रही हैं, सुनिए। Of evidence, tampering of evidence. Actually, you say what you're talking about is it is our property. It is our property. ED has come in to do a robbery into our house. ED is doing political espionage and ED is doing the political loot of our property. IPAC, everybody knows that IPAC is. We have a signed contract with them for our election strategy and our election work. All our election data, our surveys, our candidate lists, everything is in the IPAC offices. Now, 1 month before an election, in the middle of the SIR, on some old trumped up 6 or 7-year-old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. So they have come to tamper with our information and take it and go and give it to the ED. And Mamata Banerjee has gone in. If somebody comes to your house to do a robbery, you are within your rights of self-defense to go and protect your own property. Mamata Banerjee is the leader of our party. That is our party's own confidential private information. We have every right to go in there and try and save it. Otherwise, ED will take everything and give it to the BJP. So it is the other way around. The shoe is on the other foot. तो सुन रहे थे आप ममता बनर्जी, यहाँ महुआ मोइत्रा ने अपनी बातें रखी हैं। वहीं अपने सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर ममता बनर्जी ने एक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने रखता हूं। यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं अपने सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक और अस्वीकार्य व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं। गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून प्रवर्तन नहीं है, ये वर्दी में अहंकार है। ये लोकतंत्र
ये लोकतंत्र है, भाजपा की निजी संपत्ति नहीं। लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम पर नहीं चलता। जब भाजपा नेता विरोध करते हैं तो वे विशेष सम्मान और विशेषाधिकार की उम्मीद करते हैं। जब विपक्षी सांसद अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें घसीटा जाता है, हिरासत में लिया जाता है और अपमानित किया जाता है। यह दोहरा मापदंड भाजपा के लोकतंत्र के विचार को उजागर करता है, जिसमें आज्ञा पालन की जगह है, असहमति की नहीं। यहां साफ साफ कह रही हैं कि इसमें आज्ञा पालन की जगह है, असहमति की जगह नहीं है। एक बात स्पष्ट समझ लें, सम्मान पारस्परिक होता है। यहां इसके बाद एक बात आप स्पष्ट समझ लें, सम्मान पारस्परिक होता है। आप हमारा सम्मान करें, हम आपका सम्मान करेंगे। आप हमें गलत राह पर घसीटेंगे तो हम आपको सहिष्णुता, असहमति और लोकतांत्रिक नैतिकता के संवैधानिक सिद्धांत पर वापस लाएंगे। यह हमारा भारत है, हम अधिकार से नागरिक हैं, किसी कुर्सी, बैज या सत्ता के पद के अधीन नहीं। किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी या किसी भी गृह मंत्री को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि लोकतंत्र में सम्मान का हकदार कौन है। यह बात यहां कह रही हैं ममता बनर्जी कि आखिर सम्मान का अधिकार हकदार कौन है, यह तय करने का अधिकार आपको नहीं है। आपको बता दूं कि टीएमसी की तरफ से बीजेपी को मिली इस चुनौती के बीच एक बड़ा दावा टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी किया है। उन्होंने लिखा है कि वे यानी बीजेपी लोकतंत्र विरोधी तरीके से काम कर रहे हैं। छापेमारी भी अवैध थी। वे लूटते हैं और हमें घोटाले का आरोप लगाते हैं। उन्होंने हमारी रणनीति और उम्मीदवार सूची ले ली। भाजपा के आंतरिक सर्वे में दिख रहा है कि वे 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगी और आगे चलकर प्रधानमंत्री भी। साफ साफ इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी अब आगे के लिए रख दी, ममता बनर्जी के लिए। अब मोदी का जोर तो फिलहाल बंगाल चुनाव जीतने में है दोस्तों, लेकिन इसके लिए जैसी रणनीतियां बीजेपी बना रही है, कहीं उसमें दिल्ली भी हाथ से ना निकल जाए। वैसे भी इस समय सारे विपक्षी दल फिर से बीजेपी को एक साथ घेरने में लगे हैं। मनरेगा पर कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के विरोध में उतर आई है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एसआईआर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। वहीं आज बिहार की सियासत भी गर्म हो रही है, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। इस फैसले से मुकदमे की शुरुआत का रास्ता खुल गया है, जिसका असर बिहार की सियासत पर पड़ सकता है। वहीं आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई मामलों में घेरते हुए लिखा है कि देश में भ्रष्ट जनता पार्टी, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए लिख रहे हैं राहुल गांधी कि देश में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी। भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? यह सवाल यहां पूछ रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। इंदौर में जहरीला पानी पीकर मौतें हों या गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक काले पानी और दूषित सप्लाई की शिकायतें, हर तरफ बीमारियों का डर है। राजस्थान की अरावली हो या प्राकृतिक संसाधन, जहां जहां अरबपतियों का लालच और स्वार्थ पहुंचा, वहां वहां नियमों को रौंद दिया गया। पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उखाड़े जा रहे हैं और जनता को बदले में मिल रहा है धूल, प्रदूषण और आपदा। खांसी के सिरप से बच्चों की मौतें, सरकारी अस्पतालों में नवजातों को मारते चूहे, सरकारी स्कूलों की गिरती छतें, ये लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचार की सीधी मार है। पुल गिरते हैं, सड़कें धंसती हैं, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और बीजेपी सरकार हर बार वही करती है, फोटो ऑप, ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता। मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन फिर अरबपतियों के लिए, सिर्फ अरबपतियों के लिए, आम भारतीय के लिए यह भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार विकास नहीं, तबाही की रफ्तार है, जो हर दिन किसी न किसी
की जिंदगी कुचल रहा है। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। इधर उन्हीं की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश नीति के मामलों पर मोदी सरकार को फटकारते हुए क्या कुछ लिखा है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां साफ साफ लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कोटेड, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये बात किसने कही थी? ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। उसी को कोट करते हुए यहां लिख रहे हैं कि आज जो हो रहा है वो बिल्कुल उसका उल्टा है। दो ताजा उदाहरण सामने रख रहे हैं। पहला, 5 साल से लगा चीनी कंपनियों पर बैन हटाया जा रहा है। गलवान में भारतीय वीर सैनिकों ने जो आहुति दी, उनके बलिदान का अपमान तो मोदी जी चीन को क्लीन चिट थमाकर किया था। अब चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछाकर वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी लाल आंख में चीनी लाल रंग कितना गहरा है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना भारत द्वारा रूसी तेल निर्यात पर टिप्पणी कर रहे हैं, पर मोदी जी चुप हैं, अपनी नजरें चुरा रहे हैं। सर वाली बात सरेंडर ज्यादा दिखती है और इस हमारे लिए विदेश नीति मतलब राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए, पर मोदी सरकार ने हमारी नॉन अलाइंड और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की विदेश नीति को गहरी चोट पहुंचाई है। यहां मोदी सरकार की विदेश नीति एक वाइल्ड पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर झूलती है और इसका नुकसान भारत की जनता को हो रहा है। तो यहां खड़गे के दावे सही साबित हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज ही अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक का दावा आया है, जो विदेश सचिव वाणिज्य सचिव हैं, उनका दावा आया है कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात नहीं की थी। अब मिलने के लिए तो सर क्या मैं आ सकता हूं, ये कहते हैं प्रधानमंत्री, सर कैन आई कम, और लेकिन दूसरी तरफ यहां डोनाल्ड ट्रंप से जब बात करनी चाहिए कि टैरिफ कैसे कम किया जाए, इस पर उन्होंने बात नहीं की और ये बात नहीं होने के कारण आज जगहसाई हो रही है और सबसे ज्यादा यहां के व्यापारियों को तकलीफ हो रही है, यहां के कर्मचारियों को तकलीफ हो रही है जिनकी कंपनियां बंद हो रही हैं। इसे खारिज करने और मोदी के लिए सफाई देते हुए आज भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2025 में 8 बार बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है रणधीर जायसवाल ने कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है। तो जिस तरह से मोदी सरकार को बार बार सफाई पेश करने की जरूरत पड़ रही है, उससे जाहिर है कि वाकई विदेश नीति को पेंडुलम की तरह सरकार ने बनाया है। लेकिन विदेश नीति ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मोदी सरकार क्या पेंडुलम की तरह कभी इधर तो कभी उधर की तर्ज पर काम कर रही है? क्या विपक्ष के हमले और खासकर टीएमसी की चुनौती के बाद अब पूरी तरह से घिर गए हैं नरेंद्र मोदी? क्योंकि टीएमसी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला कर रही है और आज उधर कलकत्ता में जो कुछ हुआ और इधर दिल्ली में जो कुछ हुआ, यह साफ साफ बता रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव, जिसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है लेकिन उससे पहले सियासत बहुत गर्मा चुकी है। दिल्ली की सर्दी अपने सितम पर है और लेकिन उसके साथ साथ सर्दी का सितम जो है वो बिल्कुल सबाब पे है कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ हो रहा है वो उसको यानी जो गर्माहट, सियासी गर्माहट है, उसको नरेंद्र मोदी कैसे बर्दाश्त करेंगे, अमित शाह कैसे बर्दाश्त करेंगे और ईडी और चुनाव आयोग, इन दोनों का जिक्र यहां करना जरूरी है और इसकी चर्चा आगे करेंगे हम, साथ साथ कोर्ट की भी चर्चा। चलिए शुरुआत करते हैं और यहां ममता ने कैसे बता दिया है आने वाले दिनों का प्लान और विपक्ष के चौतरफा हमलों में कैसे घिरी हुई है मोदी सरकार, इसकी बात हम करते हैं। इस पर और थोड़ी सी खबरें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। कोलकाता से हमारे 2 साथी जुड़े हुए हैं। सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन आपका स्वागत है। और प्रफुल्ल कोलख्यान जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है। इधर दिल्ली से 2 साथी प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा है, कोलकाता में कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद दिल्ली जितनी तो नहीं होगी, क्योंकि किनारा जो है वो बंगाल की खाड़ी है,
समुद्र से गंगा मिलती है, लेकिन वहाँ जो मिलन हो रहा है वो मिलन यहाँ सियासी मिलन से दूर, सियासत में वहाँ अलगाव की खबरें खूब आ रही हैं। सीधे आना चाहता हूँ सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास, जरा आपसे समझना चाहता हूँ कोर्ट से लेकर ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इधर दिल्ली में जो कुछ हुआ इसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन कोर्ट में सबसे पहले क्या हुआ आज वो बताइए। कोर्ट में आज एक बहुत चमत्कार हुआ। मैं चमत्कार शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भाजपा की हर वक्त कोशिश रहता है जे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने फेवर में कुछ लाने के लिए, लेकिन पहला दफा जो हाई कोर्ट की जिस जज की चेंबर में ये होने वाला था वहां पे बात हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था। भीड़ को जज ने संभाल नहीं पाया। उन्होंने बोला कि ऑनरेबल जस्टिस शुभ्रा घोष ने बोला कि 14 तारीख को ये फिर से सुनवाई होगा। तब ईडी चला गया चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस से उन्होंने वो एक ही मांग किया कि अभी इसका सुनानी होना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी उसको नकार दिया। इसका मतलब क्या होता है? आज जब मैं आपके साथ ये प्रोग्राम में बैठा हूं, खुद ममता बनर्जी ने 2 एफआईआर किया ईडी के बारे में, तो 14 तक कलकत्ता में कोई भी ईडी ऑफिसर सेफ नहीं है। अगर ममता बनर्जी की पुलिस चाहे और ममता बनर्जी चाहे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इट्स एफआईआर बाय एन सिटिंग चीफ मिनिस्टर, कोई भी ईडी ऑफिसर को अरेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ईडी में उतना भागदौड़ मच गया जे हमारे, और ईडी हाईकोर्ट में जाके बताया भी जे हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमको अगर स्टेट पुलिस तंग करेगा, हैरस करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? लेकिन चीफ जस्टिस को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है, जब ये हाईकोर्ट में हो रहा था ये पूरा कोर्ट ड्रामा, तब ममता बनर्जी ने अपना जो जुलूस है मिছিল शुरू कर दिया था। हाईकोर्ट से जाके उनके पार्टी को, आप सब लोग पहचानते उनके पार्टी को, जो वरिष्ठ एमपी है कल्याण बनर्जी, उन्होंने उनको बताया। आप विजुअल्स में बाद में देखेंगे, कल्याण बनर्जी मिছিল में जाते हैं और उनको बताते हैं कि कोर्ट में ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन मैं शाम तक, अभी लगभग 7:30 बजने वाला है, बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ कोई भी ऐसा कड़ा कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन पॉलिटिकली जो इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी ने सीधे बोल दिया, हर मोहल्ले से, हर जिला से, हर गांव से भाजपा को निकालो। ये ऐसा एक कॉल है जो पॉलिटिकल कॉल है, जिसका मुकाबला करना मेरे हिसाब से भाजपा के लिए बहुत बहुत परेशानी हो जाएगा। क्योंकि जो टीएमसी का बूथ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जितना उसका ताकत है, वो अगर सचमुच भाजपा के खिलाफ हर मोहल्ले में जुलूस निकालना शुरू कर दे, तो भाजपा के लिए इस चुनाव में सचमुच, ऐसे भी बंगाल में 84,000 बूथ है, उनमें भाजपा ऐसे मान लिया हमारे पास सिर्फ 40,000 बूथ में हम लोग एजेंट दे सकते हैं, तो वो 40,000 बूथ में भी उनके लिए टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड देखिए, जो पॉलिटिक्स तो ऑप्टिक्स के ऊपर चलता है। टीएमसी का 8 सांसद इंक्लूडिंग डेरेक ओब्रायन और उनका लोकसभा का जो डिप्टी लीडर है शताब्दी राय, उन्होंने सारा अमित शाह के ऑफिस के सामने चले गए और वो भी एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया जो भाजपा का पुलिस कैसे उन लोगों को ट्रीट किया। तो भाजपा का पुलिस अगर ऑपोजिशन की एमपी को ऐसे ट्रीट करते हैं तो वो ऑप्टिक्स भी बहुत जबरदस्त खड़ा हो गया। देखिए, मेरे ख्याल से जो ममता बनर्जी का अभी तक का जो रवैया है, उन्होंने सीधा सीधा अमित शाह के ऊपर हमला करते रहे। शी इज कंटिन्यूइंग हर अटैक ऑन अमित शाह। और उन्होंने और एक बात बोला, जब उनको मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, इंडिया का सबसे फेमस गोदी मीडिया जब उनको पूछा कि आपके ऊपर करप्शन का आरोप है और आपके पास जो कैला माफिया है उसका पैसा गया है, तो उन्होंने सीधा बोला कि वो पैसा अमित शाह के अकाउंट में गया,
वो पैसा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अकाउंट में किया। आप उन दोनों से क्यों नहीं पूछते हैं? आप भाजपा के भरोए हैं, हमको इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, जो बोलना है हम लोग कोर्ट में बताएंगे। तो सिचुएशन अभी आज शाम तक जो सिचुएशन है, माने भाजपा के लिए प्रेशर इतना ज्यादा है और ममता इतना, देखिए ममता बनर्जी बेसिकली एक स्ट्रीट फाइटर है। उन्होंने वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो बेसिकली ओपोनेंट की तरह बिहेव करता है। तो उनका जो ये ओपोनेंट जैसे पॉलिटिक्स है वो भाजपा को इतना चौंका दिया है। आज कलकत्ता में जेपी नड्डा रहा, जेपी नड्डा कलकत्ता में है, जेपी नड्डा 2 प्रोग्राम मैंने देखा, जेपी नड्डा जय है, लेकिन जेपी नड्डा भी उसके सामने ऐसा कुछ बोल नहीं पाया जो बहुत खास हुआ। मेरे को अभी तक जितना लगा मैं वो बताना, मेरे को ऐसा ही लगा सर। जी जी, सुमन भट्टाचार्य जी, जरा ये बताइए कि जो कोर्ट का मामला है और उसमें आप बता रहे हैं कि आज जज जो थी उनके पास चूंकि वहाँ भीड़ बहुत हो गई और उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल था कोर्ट रूम में, और उन्होंने 14 जनवरी की तारीख दे दी। इसके बाद गए यहाँ ईडी गई सीधे चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस ने भी मना कर दिया। लेकिन ओवरऑल जो कोर्ट का मामला, ज़रा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इस मामले से कितना प्रोटेक्शन होगा। अगर आज सुनवाई हो जाती ईडी की तो कितना प्रोटेक्टिव वे में ईडी आगे बढ़ के कार्रवाई कर सकती थी, और अगर आज नहीं है तब क्या कुछ है? आपने बताया थोड़ा सा कि वहां की जो पुलिस है, चूंकि वो स्टेट पुलिस है और वो जब भी चाहे ईडी के ऊपर कार्रवाई कर सकती है, ईडी के अधिकारियों को यहां तक कि गिरफ्तार तक कर सकती है। लेकिन क्या कुछ है, जरा और बताइए, थोड़ा सा और इसको विस्तार दीजिए। राजीव जी, हमको ये याद रखना पड़ेगा, जो ईडी के खिलाफ एफआईआर हुआ है वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने किया है, और वो ईडी के खिलाफ चोरी और चोरी के साथ जबरदस्ती डॉक्यूमेंट ले जाने की आरोप लगाया है। लेकिन आज शाम तक जब मैं ये बात कर रहा हूं, अभी तक ईडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लेकिन ईडी कोर्ट में जाके यही बोलने की कोशिश किया जो हम लोग सेफ नहीं फील कर रहे, हमारे ऊपर कभी भी पुलिस का कार्रवाई हो सकता है, हमारा जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह सुनने से इनकार कर दिया। मेरे को मालूम नहीं है जो कालो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच के पास या मंडे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं, लेकिन ईडी का जो पूरा तरीका है, देखिए जो मैं मानता हूं, ये मेरा बायस्ड ओपिनियन भी हो सकता है, ये बिल्कुल एक ब्राजील में जो कॉपी बुक था, पहले आप एक बात को उठाओ, फिर ईडी को इंक्वायरी के लिए भेजो, और फिर जुडिशियरी, ओवर एक्टिव जुडिशियरी, सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म, क्योंकि लेकिन हमारे बंगाल से 2 हाई कोर्ट के जस्टिस ऐसे निकले, एक सीधा बीजेपी में चला गया और दूसरा अपने रिटायरमेंट के दिन वो अनाउंस किया जो आई एम ए आरएसएस मैन। तो उसके बाद जुडिशियरी के ऊपर जितना भरोसा हम लोगों को था वो तो बिल्कुल वो बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन आज कम से कम जुडिशियरी से ईडी और भाजपा को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। भाजपा इसको तृणमूल का स्ट्रेटेजी बता रहा है, लेकिन जो भी बताए, ये पहली बार मेरे ख्याल से ईडी जब बंगाल में बहुत एक्टिव होने के बाद ये पहली बार है जो एक फ्राइडे नाइट, एक सैटरडे नाइट, एक संडे नाइट ईडी के हर ऑफिसर ये सोच के निकलेगा घर से जो मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊं, मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊं, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूं, ये एफआईआर दूसरा कोई भी नहीं तृणमूल की तरफ से, आईपैक का प्रतीक जैन भी नहीं, सीधा ममता बनर्जी ने एफआईआर किया जे मेरा डॉक्यूमेंट चोरी करने का कोशिश है। तो ईडी को इस आरोप का मुकाबला अगला 3 दिन करना पड़ेगा जब तक ना हाईकोर्ट में उसका कोई रिहाई मिल जाए। जी
दूसरी बात यहां एक और है जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर यहां से कुछ नहीं होता है तो मैं सीधे दिल्ली जाऊंगी और चुनाव आयोग का घेराव करूंगी। चुनाव आयोग की भी बात कर रही हैं वो, इसमें कितना आप दम देखते हैं? क्या ये सिर्फ कहना है या ये हो भी सकता है? दिल्ली में आज जब घेराव हो रहा था, इसके साथ साथ एक और सवाल, अमित शाह के घर पर और दफ्तर पर ये 8 सांसद जो हैं घेराव करने के लिए पहुंचे थे, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, और इन लोगों ने किया भी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी विजुअल्स हम देख रहे थे, अभी फिर दिखा देते हैं विजुअल। लेकिन दूसरी तरफ ये बताइए कि ममता बनर्जी भी बार बार सीधे अमित शाह के ऊपर तो हमला बोलती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे बोलती हैं? जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोस्ट पॉपुलर नेता, अमित शाह से ज्यादा पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी का नाम न लेकर बार बार, और यह भी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी आप अपने गृह मंत्री को समझा दो, इसका क्या मतलब है? देखिए, ममता बनर्जी अपने तरीके से एक डिवाइड एंड रूल में चलते हैं। जैसे बंगाल में जो पुराना प्रेसिडेंट है भाजपा का, दिलीप घोष, उसके साथ वो अच्छा बात करता है। जब हमारे यहाँ पे एक जगन्नाथ धाम का टेम्पल इनॉग्रेट हुआ, दिलीप घोष चला गया, लेकिन जो उनके पार्टी से भाजपा में गया वो शुभेंदु के साथ उनका कांटे का टक्कर है। उसी तरह वो बोलता है नरेंद्र मोदी आप अमित शाह को संभालो, अमित शाह खराब है। ये ममता बनर्जी का भाजपा का अंदर एक डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स है। वो कितना काम करता है हर वक्त हमको नहीं पता है, लेकिन बंगाल में कम से कम दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी का फाइट हम लोग रोज देखते हैं। दूसरा जो बात आप बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो अभिषेक बनर्जी भी काफी टाइम से बोल रहा है। आपको याद हो सकता है कि जब अभिषेक बनर्जी तृणमूल का डेलीगेशन लेके गणेश कुमार के पास गया और गणेश कुमार उसको 2.5 घंटा वेट करा के रखा, तब अभिषेक बनर्जी बोल के आए थे कि आज मैं आ रहा हूं, इसके बाद ममता बनर्जी आएंगे। तो ममता बनर्जी तो ईडी के छापे पर सीधा धावा बोल दिया। हमारे लैंग्वेज से बोलते थे हल्ला बोल कर दिया। लेकिन ये आज मैं जितने टीएमसी के जो यूथ लीडर है, क्योंकि आपने सर्दी के बारे में पूछा, तो मैंने सारा देखा, जो सारा यूथ लीडर है सारा रैली खत्म होने के बाद दूसरा स्वेटर खरीदने के लिए चला गया। तो मैं 3-4 बंदे को पूछा जो मेरा कॉलेज का जूनियर है, तुम लोग रैली के बाद क्यों स्वेटर खरीदने के लिए जा रहे हो? वो सारे मेरे को बताया कि ममता बनर्जी ठान लिया है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी धावा बोलेगा। दिल्ली में वो जाएगी और गणेश कुमार के सामने वो अपना पूरा ताकत लेके, अगर हो सकता है तो 10,000-20,000 आदमी को कलकत्ता से ले जाके वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी एक धावा बोलेगी। ये उनका अभी तक दिमाग में है। अगर गणेश कुमार अपने से पीछे हट जाते हैं तब जाएंगे, तब नहीं भी जा सकते। लेकिन आज शाम तक ये 7:30 तक जो मूड है, मैं आपको कोट कर सकता हूं, उनके जो यूथ लीडर है सारे शाम को स्वेटर और जैकेट खरीदने के लिए चले गए, क्योंकि वो लोगों ने सोच दिल्ली लिया आना है, उनको दिल्ली आना है, दिल्ली आना है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो तस्वीर जो देख रहे हैं आप, जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये महुआ मोइत्रा ऐसे तमाम सांसद, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा पश्चिम बंगाल में? पहली बात। दूसरी बात ये कि इस पूरे 2 दिनों से, कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम है, इसका कितना बेनिफिट यहां ममता बनर्जी को मिल सकता है, उनकी पार्टी को, या इसका उल्टा पड़ेगा कि बीजेपी को और दूसरे दलों को मिलेगा? क्या देखते हैं आप? देखिए, जो पहला विजुअल्स के बारे में आप बोल रहे हैं, बंगाल में थैंकफुली मैं ये नहीं बताऊंगा टीएमसी ने एस्टेब्लिश किया, ये भाजपा ने एस्टेब्लिश किया, दैट इज ए एंटी वुमेन पार्टी। उन लोगों के साथ महिला का बहुत विरोध है। जितना हेट स्पीच वो महिलाओं के बारे में दिया, जितना हेट स्पीच वो मुसलमान महिलाओं के बारे में दिया, वो ममता को ममताज बेगम, ममता आपा, ममता फूफू ये सब बोल के इतना एंटागोनाइज कर दिया। बंगाल की जो महिला वोट है वो ममता के साथ बिल्कुल जोड़ गए।
जो दिल्ली के लोग हैं उनको शायद पता नहीं है, ये जो एमपी है शायोनी घोष, जो जादवपुर से 2024 में जीती, वो पहले एक लेफ्ट का लीडर थे, लेकिन एक डिबेट में भाजपा के लोग उनको इतना छेड़ा, ममता ने सीधे उसके पास खड़ा होगी और शायोनी घोष को अपने पार्टी में बुला के उसका यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया और फिर एमएलए का टिकट दिया और फिर सीधा एमपी बना दिया। तो आप देखेंगे जो बंगाल की जो महिला वोट है, मैं सिर्फ महिला वोट के ये जो विजुअल्स है जो शताब्दी राय महुआ मित्र को ले जा रहा है, ये बंगाल की जो महिला वोट है उसको बहुत इफेक्ट कर रहा है। ये भाजपा को सोचना चाहिए। और भाजपा के जो महिला लीडर है जैसे लॉकेट चैटर्जी जो पुराना एमपी था, वो आज राजभवन गया, लेकिन वो ये जो अटैक ऑन वुमेन एमपीज, ये जो बात तृणमूल सामने ला रहा है, इसका कुछ मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहा है भाजपा का बंगाल लीडरशिप अभी तक। मैं बंगाल लीडरशिप बोला, लेकिन मैं फिर से याद करा देना चाहता हूं, जेपी नड्डा आज कलकत्ता में रहा और एज ए हेल्थ मिनिस्टर 2 प्रोग्राम में गए, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ खास नहीं बता पाया। जी जरा एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूं कि आपको जाना है, एक आखिरी सवाल ये कि क्या यहां पर जब भारतीय जनता पार्टी और फिर यानी भाजपा और टीएमसी ये सब कुछ घमासान हम देख रहे हैं, इस बीच राज्यपाल की भूमिका जो वहां है, वहां के जो राज्यपाल हैं उन पर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। क्या यहाँ राज्यपाल की कोई और अभी पिछले 2 दिनों में कोई एक्टिविटी नजर आई है क्या? और ये भी कहा जाता है कि इस ढंग की परिस्थितियां निर्मित कर दो कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए या कुछ और हो जाए, सीएम का जो कामकाज है वो सीज हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी यहां आराम से चुनाव करवा पाए या इस चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ा पाए, क्योंकि ये दिखाना कि देखो वहां लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है। और लगातार कल से खबर चल रही है कि जो डायरी, जो फाइल लेकर आई हैं ममता बनर्जी, उस फाइल में घोटाले की बहुत सारी तस्वीरें, सबूत थी, जो नेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है सबूत थे, वो सबूत वो उठा के लाई हैं। और ये सब एक तरह से वहां एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है और उसकी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और इसमें अब रोल राज्यपाल का हो जाता है। कोई एक्टिविटी नजर आई क्या? राज्यपाल के पास आज एक भाजपा का डेलीगेशन गया। बंगाल की राज्यपाल को लेके 2 प्रॉब्लम है जो शायद कलकत्ता के बाहर ज्यादा लोग नहीं जानते। एक, हमारे राज्यपाल के ऊपर 2 सेक्सुअल मोलेस्टेशन की चार्ज है। एक जो राजभवन की एक वुमेन एम्प्लॉय है उन्होंने लगाया, जो ऑफिशियली ममता बनर्जी ने खुद अनाउंस किया था, जे वो लड़की आके मेरे से मिला और वो राजभवन के खिलाफ ये लगाया। दूसरा, एक डांसर, शी इज ए क्वाइट एस्टैब्लिश्ड डांसर, उन्होंने लगाया कि दिल्ली में ले जाके हमारे ऊपर राज्यपाल ने बलात्कार किया। ये दोनों ऑफिशियल चार्ज है, लेकिन राज्यपाल की जो इम्यूनिटी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इसीलिए सीवी आनंद बोस अभी सेव है। अभी आता है 356 की बात। ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी, मैं टीएमसी के बाकी लीडरों को नहीं बता सकता हूं, लेकिन ममता बनर्जी को अपने दिमाग में ये सीधा बात है, जे भाजपा 356 लगाना चाहता है, भाजपा प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात कर रहा है। देखिए, आप अगर बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे, बंगाल में जब भी प्रेसिडेंट रूल लगा, 60s में काफी बार लगा, जिस गवर्नमेंट को गिराया गया वो ज्यादा मेजोरिटी से वापस आया। ये बंगाल का एक आदत है। दूसरा बात है, जो सीवी आनंद बोस अभी तक इतना लूज टॉक, इतना खराब बात बोल चुका है, ये 356 बहुत छोटा पड़ जाता है। मैं आपको 2 मिनट एक लेना चाहता हूं। जी जी प्लीज। बीच में बंगाल में एक डॉक्टर स्टूडेंट को, वो आरजीकर वाला नहीं, दुर्गापुर में एक डॉक्टरी स्टूडेंट को ऊपर बलात्कार का आरोप आया था। तो भाजपा ने बिल्कुल उसके ऊपर टूट पड़ा, क्योंकि जिन तीनों के ऊपर आरोप आ रहा था, मेरे को ये बोलने में बहुत दुख आ रहा है, लेकिन ये सच बात है, वो तीनों ही मुसलमान थे। ठीक है,
तो भाजपा ने इसको बिल्कुल कॉम्युनलाइज कर दिया। सीवी आनंद बोस पहुंच गया और बोल भी दिया जी इसको प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, बंगाल में महिला बिल्कुल सेफ नहीं है। उसके बाद अच्छा वो जिस डॉक्टर स्टूडेंट के ऊपर ये बलात्कार का घटना हुआ था वो ओडिशा का रहने वाला थे, ओडिशा का चीफ मिनिस्टर भी स्टेटमेंट दे दी। लेकिन उसके बाद ये पता चला जे वो जो डॉक्टर स्टूडेंट है उसके साथ जो हादसा हुआ वो उसका बॉयफ्रेंड का ही हादसा था, और ये वो खुद पुलिस के सामने मान लिया, उसका पिताजी माताजी स्टेटमेंट दिया। सीवी आनंद बोस who was declaring that Bengal is a classic case for president rule, उसने पूरा अपना मुंह, हम लोग बंगाल में जो कहते हैं मुंह पुड़िए, he has burnt his own face and वापस आ गया। तो इसके बाद सीवी आनंद बोस टूट पड़े और कुछ करे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से मीडिया और भाजपा वाला लोग ये बोलते जाएंगे जो बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लेकिन इसमें भाजपा का एक पुराना प्रॉब्लम है। राजीव जी यहाँ पे सब लोग सीनियर जर्नलिस्ट है, भाजपा ऐसे टेक्निकली लेफ्ट के तरह 356 या प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ है। तो अगर भाजपा बंगाल में वो करता है तो भाजपा का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और बंगाल में जो बोल के उन्होंने पूरा पॉलिटिकल माहौल तैयार किया जो हम लोग डेमोक्रेटिकली पावर में आना चाहते हैं, वो पूरा तहस बहस हो जाएगा। और ममता भी ये जानती है, वो खुद शहीद होना चाहती है, जे हमको अरेस्ट करो, हमारे खिलाफ ऐसा कुछ बोलो जे मैं और लोगों को रास्ते पे ले आओ। She wants to go for a street fight and Bhajpa wants to keep the ED in action. That is the story till now. बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका सुमंदा, इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी भी। सुनील जी आपका भी स्वागत है और तमाम साथियों आप सबका। प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी जल्दी से कि अभी सुन रहे थे आप सुमन भट्टाचार्य जी का, और तमाम मसलों पर इन्होंने बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। और ममता बनर्जी चाहती क्या हैं स्ट्रीट पे, यानी लड़ाई, जिस लड़ाई को लड़ती रहीं, सिंगूर मामले से उदय हुआ ममता बनर्जी बहुत, उस समय से आप याद कीजिए, सिंगूर से लेकर आज तक का ममता बनर्जी का सफ़र जो है वो एक फाइटर वाला सफ़र रहा है, इसमें नो डाउट। और वाम दलों को परास्त करना, कांग्रेस को परास्त करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। और दूसरी तरफ याद कीजिए हम लोग बेंगलुरु में थे, ममता बनर्जी जब इंडिया गठबंधन के मेंबर के रूप में वहाँ थी तो उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए क्या कहा था, राहुल इज़ माय फेवरेट। राहुल गांधी के लिए ये उनका सेंटेंस था बेंगलुरु में जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी कि राहुल गांधी मेरे फेवरेट हैं। लेकिन वो बात नेशनल उसके लिए था, यानी लोकसभा के चुनाव के लिए थी बात। बट जब विधानसभा की बात आती है तो यहाँ ममता बनर्जी एकला चलो रे की बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कल से लेकर आज तक में ज़रा आपके हिसाब से, आपके विश्लेषण के हिसाब से, बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं है, मामला ईडी का है प्रशांत जी, मामला जांच एजेंसियों का है। और जांच एजेंसियों का मामला जब भी ईडी की बात आती है तो फिर दिल्ली, फिर जितने चुनावी प्रदेश हैं, जहां जहां चुनाव वहां ईडी सक्रिय। और ये एक परंपरा हो गई है, और एक बच्चा भी आज की तारीख में कह देगा कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां ईडी सक्रिय हो जाएगी। अब कितना एक्सपोज हो चुका है ये मामला पूरा, उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये कितने एक्सपोज हो चुके हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग, और उसमें भी ज्ञानेश कुमार, इतना किसी भी चुनाव आयुक्त का नाम लोगों ने नहीं लिया होगा जितना ज्ञानेश कुमार का नाम ले लिया अभी तक, जबकि कार्यकाल बहुत छोटा है। तो जरा इसको आप इसका विश्लेषण कीजिए कि किस ढंग से यहां अगर दिल्ली में हम देखते हैं तो बंगाल की कहानी दिल्ली पर कितना प्रभाव डालती हुई नजर आती है। आपने शुरुआत की थी कि मोदी जी पे चौतरफा हमला, तो अभी जरा इस खंड में तो मैं बात करूंगा बंगाल की जी। उसके बाद अगली बार में जब अमेरिका से जो बिल्कुल हमले हुए हैं
उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी, क्योंकि उसके बहुत। इम्प्लीकेशन बहुत गहरे हैं। बहुत बहुत बहुत, और इसलिए लेकिन- उस सब्जेक्ट को रखा भी हूं, वो उस पर बात करना सेकंड राउंड में मैं चाहता हूं कि उस पर बात हम लोग खुल के करें। जी बहुत डिटेल है उसमें, हाँ। लेकिन अभी जो बंगाल में हो रहा है, तस्वीरें हैं, मुझको लगता है कि बीजेपी ने अपना सर बंगाल में की दीवार पे दे मारा है, और बिना किसी राजनीतिक तैयारी के एक घमंड में कि हमारे पास ईडी है, हमारे पास गोदी मीडिया है और इलेक्शन कमीशन है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जनता की ताकत को एसेस नहीं किया। ममता बनर्जी, जैसा आपने बताया कि उनका राजनीतिक पुनर्जन्म, मैं पुनर्जन्म कहूंगा क्योंकि कांग्रेस से बंगाल वहां गई वो, जी उनका राजनीतिक पुनर्जन्म जो है बंगाल में, जिस वजह से सत्ता में है, वो स्ट्रीट फाइट से ही आया है। नंदीग्राम की स्ट्रीट फाइट से ही वो आया है, और वही दिखाई दे रहा है स्ट्रीट फाइट अभी भी आपको। ये अंडर एस्टिमेट कर गए बीजेपी के लोग और अमित शाह, मोदी, कि ये ईडी के बहाने और गोदी मीडिया जो भी, अगर गोदी मीडिया की अपील उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में है, बंगाल में नहीं है। और बंगाल में भी होगी तो कलकत्ता से आगे नहीं होगी। हिंदी कितने लोग जानते हैं? आप कहीं भी जाएंगे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में, तो बड़े शहरों के अलावा भाषा की दिक्कत आती है। तो ये गोदी मीडिया के घमंड में और ईडी और एसआईआर के घमंड में उन्होंने एक कदम उठा लिया। लेकिन अब आज सोचिए अगर क्या होता, अगर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाती, हाई कोर्ट विवश होता कि कुछ ना कुछ वो एक्शन लेता, और वो चीफ जस्टिस से भी नहीं किया, उनको एंटरटेन नहीं किया। क्या कारण है? कारण राजीव जी उसका सीधा ये है कि अगर हाई कोर्ट इसमें आता, इंटरवीन करता, तो राष्ट्रपति शासन की प्रबल संभावना बनती, और राष्ट्रपति शासन लगेगा बिहार बंगाल में, तो ये जो है सुसाइडल होगा पॉलिटिकली बीजेपी के लिए, बहुत आत्मघाती कदम होगा। आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी, जिसको अभी आप दिखा नहीं रहे हैं, अभिषेक बनर्जी की यात्रा चल रही, जिस बीच ही हुआ है, लाखों की भीड़ आ रही है अभिषेक बनर्जी पे को सुनने, तो उनकी यात्रा चल रही है, उस दौरान ये हो गया। और ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, उनके एमपीज जो कि काफी लोकप्रिय हैं, इसमें फिल्म स्टार्स भी हैं, उनको जिस तरीके से घसीटा पुलिस ने, ये तस्वीरें बंगाल में वायरल होंगी। अब आज अगर देखिए, भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो पब्लिक, जो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, चीफ मिनिस्टर, वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट की, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको अधिकार नहीं दिया गया है। लॉ इन्फोर्समेंट का काम अधिकारियों का है। लेकिन जो ममता बनर्जी कल गई, निश्चित तौर पे वो एक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो पुलिस अधिकारी नहीं है। ये काम तो पुलिस अधिकारी का है। तो वो फाइल लेकर आई, तो बिल्कुल, अगर हाईकोर्ट के सामने ये केस जाता, तो आप सोचिए कि हाईकोर्ट क्या फैसला करता। तो और सीधे तस्वीर बनती राष्ट्रपति शासन की, और वहां पे बीजेपी घिर जाती। जैसा अभी सुमन जी ने बताया कि ममता बनर्जी भी चाहती है कि शहीद हो जाए वो, और ममता बनर्जी अगर शहीद होंगी, और स्ट्रीट फाइटर हैं, अभिषेक बनर्जी ऑलरेडी जनता के बीच में है, यात्राएं कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए इससे बड़ा आत्मघाती नहीं होगा। कितना भी एसआईआर कर ले, एसआईआर मास मूवमेंट के सामने नहीं टिक पाएगा। तो ये ज्ञानेश कुमार जी की भी जो मुहिम है, जो गोदी मीडिया की मुहिम है, जो ईडी की मुहिम है, ये आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, उसका नतीजा है कि उन्होंने एक बड़ा सेल्फ गोल बंगाल में पहले ऑलरेडी कर दिया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक बड़ा सेल्फ गोल है यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने, बीजेपी की तरफ से सेल्फ गोल ही कहेंगे।
और गेंद तो ममता बनर्जी के उसमें लेके जाना चाहते थे, यानी उधर गोल डालना चाहते थे, लेकिन सेल्फ गोल कर बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ममता बनर्जी साफ साफ चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। जल्दी से प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास इसी मसले पे बात करते हैं। प्रफुल्ल जी, आप क्या देख रहे हैं? आप भी कोलकाता में बैठे हुए हैं, कल से लेकर आज तक लोगों के बीच क्या आपने बातचीत भी की होगी लोगों से, जरा लोगों के बीच इस मसले को लेकर क्या हलचल है? ममता बनर्जी सड़क पे आज उनकी रैली के बारे में अभी सुमन भट्टाचार्य ने भी अपनी बात रखी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या इस रैली के बाद कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या पहले से ज्यादा मजबूत यहां दिखाई दे रही हैं, या अभी कुछ भी वैसा नहीं हुआ है और एक हंगामा फालतू का खड़ा हुआ है? कैसे देखते हैं आप? अभी सभी को नमस्कार। अभी जो कल से आज जो परिवर्तन हुआ है उसमें दो महत्वपूर्ण ये हैं। कल जो ये केस था ये शुरू हुआ ईडी बनाम टीएमसी, लेकिन आज ये कन्वर्ट हो गया सेंट्रल बनाम स्टेट। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है राजनीतिक पहल के कारण, और इसके कैसे हुआ इसको देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोशिश हुई, उन्होंने दीदी चोर, भाईपो चोर, माने भतीजा चोर, भाई चोर, ये सब का नारा वो लगाए, वहां पर घूमते रहे और उनका प्रदर्शन हुआ। हालांकि उनके प्रदर्शन में लोगों की संख्या कम थी, और वो जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है या जितने लोग हैं उस हिसाब से ही उनकी संख्या थी, और वो प्रभावी संख्या नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी प्रतिवाद किया, धर्मशाला में प्रतिवाद किया, और ये तमाम तरह की कोशिश की। अदालत में जो कार्रवाई हुई, उन्होंने सूचना दी ही है, कहा ही है। उसमें दो बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। वो ये कि देखिए कि ये जो वहाँ पर एफआईआर हुआ है, एक तो ममता बनर्जी ने किया है, और जो उनके भाषणों से जो बात स्पष्ट है वो एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं किया है, एज ए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन के हिसाब से वो एफआईआर हुआ है। तो वो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर वो तकनीकी रूप से वो उसको बची हुई है, और उन्होंने अपनी हर कार्रवाई को यह कहा है, अपने भाषण में कहा है कि वह जो है सो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन के हिसाब से वो काम कर रही है। और उनकी छवि नंदीग्राम या सिंगूर से नहीं शुरू हुई स्ट्रीट फाइटर की। स्ट्रीट फाइटर की से तो नेता बनी है। आपको याद होगा कि इमरजेंसी के पहले जब जयप्रकाश नारायण जी कलकत्ता आए थे, तो उनके कार के बोनट पर खड़ी होकर के ममता बनर्जी ने उनका विरोध किया था, और जिसके कारण इनको टिकट मिला राजीव गांधी के समय में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उनकी दुखद हत्या के बाद जब पूछा गया, तो एक ऐसी महिला नेता के रूप में इनको खड़ा किया गया सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जादवपुर से ही, और ये चुनाव जीत गई। संजोग था, और राजीव जी के बहुत करीब आ गए, राजीव जी, सोनिया जी आदि के। वो एक हिस्ट्री है। तो स्ट्रीट फाइटर ये शुरू से रही है, वो आज से नहीं शुरू हुआ है इनका। तो आज जो इन्होंने जब लीड लिया, खुद लीड लिया। और एक बात और जल्दी से ये बताने की जरूरत है, चूंकि समय कम है तो, लेकिन मैं इसको बताऊं कि आज जो केस है, उस केस में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी, ये जो है सो उस केस में अभियुक्त हैं, आरोपी हैं या संदिग्ध हैं, आप जो भी कह लें। जो केस चल रहा है उसमें बहुत ही कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने इसमें अपनी एक रणनीतिक पहल भी की है, प्रदर्शन भी किया है, रणनीतिक पहल भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ प्रदर्शन किया है, कोई रणनीतिक पहल आज नहीं की है। और सीबी बोस आनंद की तरफ से खबर तो ये आई कि उनको जान से मारने की धमकी, उनका ईमेल मिला है। यही उनकी आज की गतिविधि है, और इससे मामला समझ सकते हैं कि वो किस मनस्थिति में है। जी बिल्कुल, आप राज्यपाल का जिक्र कर रहे हैं। जी, सीबी बोस आनंद। जी जी जी। तो अब यहाँ पर ममता बनर्जी जो आई, ये बड़ी घटना है, इसका इंडिकेशंस बड़े हैं। अब यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया है? तृणमूल कांग्रेस की नेता, ऑल इंडिया चेयरपर्सन तृणमूल कांग्रेस की, और सीएम चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की, ये तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ पर बहुत सफल प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर हैं, वो बनगांव में है, ठाकुर गांव, बनगांव के पास ठाकुर गांव है, जहाँ मतवा समाज के लोग हैं। वो वहां पर अपना ये कर रहे हैं। उसको दो स्ट्रेटेजी है। पहली बात तो ये, चूंकि इसमें आरोपी है वो, तो यहाँ रहेंगे तो ये होगा कि आरोपी अपने बचाव में इतनी बड़ी रैली कर रहा है, उसको उनको किनारे, लोक दृष्टि से उनको किनारे करके, और वो मतवा समाज को साध रहे हैं, वहां पर इस तरह का भाषण कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी आज जो भाषण किया है, उसमें क्या नेशनल इशू और क्या रीजनल इशू, हर इशू को उन्होंने पकड़ा है। जिस तरह से उन्होंने अपने पैसा लिया गया तो उनके अकाउंट में गया, उनके अकाउंट में गया, और सीधा हेड ऑन ले रही हैं।
तो वहां वो चाहते हैं, देखिए केंद्रीय नेतृत्व यहाँ चाहता है, उसी ने ईडी करवाया है, इस ढंग से काम करवाया है, अगर तो ईडी का इस ढंग से दखल हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व शायद इनका चाहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, लेकिन जो राज्य के नेता हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इस बात को स्वीकार कर लें, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व अगर ये काम करता है तो जाहिर है कि विक्टिम कार्ड अगर मिलेगा, ममता बनर्जी के पास अब बहुत जबरदस्त विक्टिम कार्ड पहले से ही है और भी जबरदस्त विक्टिम कार्ड हो गया। इसके कारण बंगाल के तमाम लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और वो देख रहे हैं। अदालत में इसलिए भी फैसला नहीं हुआ, अदालत में शायद ईडी मांग करने गई थी, शायद ईडी ये मांग करने गई थी, चूंकि उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ, ये मांग करने गई थी चीफ जस्टिस के पास कि जो कल की जो घटना थी उसमें सीबीआई की जांच का आदेश दिया जाए और ये कहा जाए कि जो फाइल वो ले गई हैं वो फाइल इंटैक्ट रहे, ये कहने के लिए वो गए थे। और वो अपनी पहल करेंगे क्या? अगर अपनी पहल करेंगे तो उनके पास तो कोई दस्तावेज है नहीं, तो पहल क्या करेंगे कि कल उनको क्या हासिल हुआ, इसका जवाब देना होगा। तो शायद इसलिए वो बहुत सख्ते में है। मुझे नहीं लगता है कि गिरफ्तारी वगैरह उनकी होगी, उन लोगों की ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की आक्रामक स्थिति होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वे अपने हिसाब से जरूर समझ रहे होंगे कि हमारी ये चाल पूरी की पूरी गलत हो गई है, और राजनीतिक आका लोग भी समझ रहे होंगे कि ये चाल उस ढंग से सूट नहीं किया और वो अदालत में भी इस ढंग का फैसला नहीं आया। और जितनी भीड़ जमा हो गई थी अदालत में, वो जाहिर है वहाँ सुनवाई तो नहीं होनी थी। ये पहली घटना है कि भीड़ के न्याय को होते हुए दिखना चाहिए। पहली घटना मुझे लगता है कि भारत के न्यायिक इतिहास में भी है कि अदालत में भीड़ ज्यादा हो जाने के कारण किसी महत्वपूर्ण केस की सुनवाई टल गई। तो ये इसको किस प्रकार से, हालांकि वकील लोग बताएंगे, लेकिन लीगल हिस्ट्री में मुझे लगता है कि ये अद्भुत और शायद पहली ही घटना होगी कि इतने जन दबाव के कारण ये मामला की सुनवाई टल गई और 14 जनवरी को रखा गया। आप जानते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है, उत्तरायण दक्षिणायन का अलग मामला है। यहाँ पर बंगाल में वैसे भी पूरे भारत से लोग आए हुए रहते हैं मकर संक्रांति के समय में। तो देखिए कि इसका राजनीतिक क्या फल आउट होता है। अभी तो जल्दी में इतना ही, आगे और भी है मेरे पास सूचना है, लेकिन बाद में जी बिल्कुल आता हूं दोबारा और बहुत सारी सूचनाओं के साथ आपसे और बात करेंगे। जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। कल से लेकर सुनील जी वही सवाल, कल से लेकर आज तक क्या कुछ बदलते हुए आप देख रहे हैं? हालात वहां के भले बदले ना बदले, लेकिन दिल्ली के हालात कैसे बदले हैं या नहीं बदले हैं, क्या कुछ आपको दिखाई देता है? चुनाव आयोग की बात होती है, लेकिन इस बीच अब चूंकि चुनाव पास है तो ईडी की बात भी होने लगी। धन्यवाद राजीव जी। चाहे चुनाव आयोग की बात हो, चाहे ईडी की बात हो, या अमित शाह के खिलाफ टीएमसी के प्रदर्शन का सवाल हो, या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल को अपने अनुकूल बनाने की कोशिशें हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है कि वो ममता बनर्जी को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक रूप से पछाड़ देगी, तो वो बहुत गलतफहमी में है। जो ममता बनर्जी का अगर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो वो उसका राजनीतिक तौर से ही मुकाबला कर सकती है, और वह राजनीतिक ताकत उसके पास पश्चिम बंगाल में नहीं। निश्चित रूप से ममता बनर्जी ने जो पहल की है, जो आक्रामकता दिखाई है, वो अपने मतदाताओं, अपने समर्थकों, अपने पार्टी के कैडर को पूरी तरह से बांधे रहने में कामयाब है। ममता बनर्जी निश्चित रूप से एक स्ट्रीट फाइटर है और वह उनकी पहचान है, और अपने इस फाइटिंग इमेज को उन्होंने कभी खत्म नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री बन गई, लगातार मुख्यमंत्री हैं, पार्टी पे कब्जा है, लोकसभा के चुनाव लगातार जिताती हराती रही लोगों को, लेकिन उन्होंने अपने फाइटिंग इमेज को कभी भी हाशिए पर नहीं डाला। और उसका ही लाभ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल मजबूती के साथ उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। आप याद कीजिए कि वो वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने जब ये उल्लेख किया कुलख्यान जी ने कि जयप्रकाश जी का इन्होंने विरोध किया था कांग्रेस के नेता के रूप में। बाद में वामपंथी नेताओं के खिलाफ जो इन्होंने संघर्ष किया, वामपंथी सरकार में वो दृश्य याद कीजिए जब इनको बाकायदे सड़क पर घसीटा गया था। लेकिन ममता बनर्जी ने कभी अपने कदम पीछे नहीं छोड़े और अपनी ताकत लगातार बढ़ाती गई, और बिना किसी पॉलिटिकल लिगेसी की, कोई किसी राजनीतिक घराने से वो नहीं आती, किसी बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न उनके पास नहीं था। कांग्रेस, युवा कांग्रेस में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और कांग्रेस से निकलने के बाद जब तृणमूल कांग्रेस का गठन इन्होंने किया तभी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पश्चिम बंगाल की एक राजनीति यह भी है कि पश्चिम बंगाल में जो राज्य में है वह अगर केंद्र के साथ लड़ता नहीं रहेगा तो वह राजनीतिक ताकत जुटा नहीं सकता। ममता बनर्जी इस बात को समझती है,
और उन्होंने, आप याद कीजिए कि जब वो वामपंथियों से लड़ रही थी तो वो एनडीए के सहयोगी थी, केंद्र में मंत्री थी, कांग्रेस से अलग होने के बावजूद, क्योंकि वो वामपंथियों से भी लड़ रही थी और वामपंथियों के साथ लड़ने के साथ वो कांग्रेस से भी लड़ रही थी, तो बीजेपी के साथ थी, क्योंकि बीजेपी के केंद्र के साथ उनका लड़ाई कुछ था नहीं, राज्य के साथ उनकी लड़ाई थी। उसके बाद जब ये राज्य की राजनीति में पूरी तरह से स्थापित हो गई और भारतीय जनता पार्टी जब चुनौती में आई है, तो आप पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है और पूरी आक्रामकता के साथ खिलाफ है वो। तो यह उनकी अपनी एक बहुत ही सोची समझी, सुनियोजित और बहुत ही विचार के साथ ये उनकी राजनीति है, और इस राजनीति का उनको फायदा ही मिलता है। गैर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एकत्रित करने में वह उनकी यह राजनीति पूरी तरह से कामयाब है। सड़क पर निकल गई, उनको संदेश देती रहती है कि अपने किसी कार्यकर्ता के साथ हैं, किसी भी मौके पर किसी भी असर का पहल करने में वो पीछे नहीं रहती। ईडी के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, ईडी ऑलरेडी आज अब तक जितने उसके घटनाक्रम हुए, ईडी के साथ उनकी कार्रवाई के कारण कोई ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई माहौल बन गया। ईडी के बारे में आम छवि बन गई है, जो भारतीय जनता पार्टी से सहमत लोग नहीं है, जिनकी तादाद ज्यादा है समर्थकों की तुलना में, कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन के रूप में काम करती है। वो उस राज्य में उन दलों को के खिलाफ कार्रवाई करने लगती है जो दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते हैं या जिनके पास एक बड़ी राजनीतिक ताकत होती है। तो ईडी के खिलाफ जो पहल किया ममता बनर्जी ने, उससे उनके समर्थकों में या पश्चिम बंगाल के सिविल सोसाइटी में कोई उनके खिलाफ माहौल नहीं बना, वह और ताकतवर होकर के निकली है। न्यायालय में जाकर क्या कर लेंगे, न्यायालय क्या कर देगा? न्यायालय क्या अधिक से अधिक यही तो कहेगा कि ईडी को जांच करने का कोई रोक, कोई व्यवधान न पैदा किया जाए। सवाल इस बात का है कि ईडी को ही तो कोई न्यायालय बताना पड़ेगा कि वह क्यों गया था उनके पास। वो जांच उस जो जैन साहब का अपना कार्यालय वहां पे क्यों अपने इन चुनाव के मौके पर आपने छापा डाला, उसकी भी तो जवाबदेही बनेगी। और यही माहौल बनाना चाहती है ममता बनर्जी जहां एक तरफ कोलकाता में प्रदर्शन कर रही हैं, अपने नेताओं को उन्होंने उतार दिया दिल्ली में अमित शाह के खिलाफ। अमित शाह, जो आपने एक बार इस सवाल पूछा था कि अमित शाह को तो टारगेट कर रही हैं, नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं कर रही, यह भी उनकी सोची समझी राजनीति है। क्योंकि माना यह जाता है कि जो राज्यों में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, ईडी का मतलब अमित शाह, जो ये केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं, गृह मंत्रालय के अधीन है या वित्त मंत्रालय के अधीन है, उसमें भूमिका अमित शाह की है। राज्य सरकारों को डिस्टर्ब करने की जो कार्रवाई होती है राजनीतिक तरीके से, यह माना जाता है कि उसमें अमित शाह की भूमिका है। तो वह अमित शाह को टारगेट इसीलिए करती है। और एक दूरी दोनों नेतृत्व के बीच में, अमित शाह और मोदी जी के बीच में एक विभाजन बाकायदे खींच कर रखती है। आखिर अगर आप मोदी को ही सीधे टारगेट कर लिए तो फिर बचा क्या आपके पास? तो उन्होंने अमित शाह को टारगेट किया, फिर कोई बड़ी घटना होगी तो मोदी को टारगेट करने लगेंगे। वह एक टारगेट अपना बना के रखती है कि जिससे अगला हमले का उनके पास एक लक्ष्य बना रहे। वह अपने हमले के लक्ष्यों को एक साथ सीमित नहीं करने वाली नेता नहीं है, इसलिए वो अमित शाह को टारगेट करती हैं और अपने राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनके खिलाफ एक माहौल बना के रखती है। मेरा अपना मानना है कि जो दिल्ली में घटनाएं हुई हो और चाहे जो कोलकाता में घटनाएं हो रही हैं, वो इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत बढ़ी है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करके जो थोड़ी बहुत भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने की कोशिश की जाती, उसमें भी विफल रही है। आप ममता बनर्जी का मुकाबला ममता बनर्जी के गवर्नेंस पे करके तो कर सकते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ उनको डरा के, उनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करके, उनके नेताओं को लालच दे करके आप पश्चिम बंगाल में सफल नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत, वह उत्तर भारत के जो लोग वहां रह रहे हैं उनका एक समूह है, हो सकता है कि उनके समर्थन के बल पर वो आगे बढ़ जाए। जो पश्चिम बंगाल का अपना मूल निवासी है वहां पे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो पोलराइजेशन की राजनीति है वो भी कामयाब नहीं हो पाती। वो उस तरह की सोसाइटी है नहीं, और कि आप बाकायदे सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करा लें कि हाँ उत्तर भारत के लोग हैं जो जाके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के लोग जो जाकर के झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग वहां बसे हुए हैं, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही सीमित है। उनके बल पर भारतीय जनता पार्टी अगर वो चाहे कि वह
ममता बनर्जी और ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को डरा हुआ सहमा हुआ दिखा करके अपने लोगों को एकत्रित कर लेगी, वो संभव नहीं है। टीएमसी का कार्यकर्ता, टीएमसी की लीडरशिप एकदम जुझारू है वो, और वो लड़ने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी का यह जुझारूपन और एक फाइटर की जो इमेज है वह उनकी बड़ी ताकत है, और उस इमेज से वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होंगी, बल्कि वो अपने आप को मजबूत करती ही जाएंगी। ये घटनाएं जो आजकल हो रही हैं बंगाल में, वह उनके इस इमेज को मजबूत करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच ममता बनर्जी का एक और बयान आया है, वो आपके सामने रखते हैं और फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। देखिए क्या कह रही ममता बनर्जी कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है, वो अमित शाह के सहकारिता विभाग के सचिव थे। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वो हरियाणा और बिहार में जबरदस्ती सत्ता में आए हैं, अब वो बंगाल में भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां कह रही हैं ममता बनर्जी। इसके बाद कह रही हैं कि मुझसे पूछिए कि कोयला घोटाले का पैसा किसने इस्तेमाल किया, शुभेंदु अधिकारी ने इसका इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेज दिया। मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। एसआईआर के नाम पर वो स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हैं, उन्होंने बूढ़े लोगों और गर्भवती महिलाओं को परेशान किया। ये बात यहां कह रही हैं ममता बनर्जी, एसआईआर का भी जिक्र कर रही हैं और जिक्र यहां चुनाव आयोग का करते हुए अमित शाह और सहकारिता विभाग से, सहकारिता सचिव उससे रिटायर हुए ज्ञानेश कुमार की भी बात कर रही हैं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए ममता बनर्जी का ये अग्रेसिव नोट? काफी अच्छा है, और आज अगर देखा जाए तो चाणक्य जो है वो पहली जंग आज हार गए, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि चाणक्य को ये भरोसा नहीं रहा होगा कि उनके घर पे भी कोई आके प्रदर्शन कर सकता है। और राजीव जी, जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बीजेपी को, वो ये जो आप देख रहे हैं ना हमारे बगल में चल रहा है, जो डंडा डोली महुआ मोइत्रा की जा रही है, आप देखिए कि पुरुष पुलिस वाले जो हैं वो एक महिला सांसद को इस तरीके से उठाकर ले जा रहे हैं। आप देखिए महिला पुलिस भी और पुरुष पुलिस भी जो है वो है नकाब ओढ़े हुए पुलिस जो है, महिला पुलिस नहीं है, वो पुरुष पुलिस है। तो ये विजुअल जो है राजीव जी, ये पूरे बंगाल में अब तैर रहे हैं, और हमारे चाणक्य महोदय जो हैं इस विजुअल के जरिए आज जो है वो पहली लड़ाई हार गए। दूसरा राजीव जी, अब जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है और उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है, आज राजीव जी शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार है और परसों इतवार है, 2 दिन अदालतें बंद रहेंगी। राज्य की पुलिस चाहे तो इन 2 दिनों में ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर सकती है, चूंकि एफआईआर दर्ज है, और उसके लिए किसी अदालत से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी अमित शाह से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिल्ली की तरफ से कोई ऐसे संकेत मिलते हैं कि आगे बढ़ा जाएगा, तो ममता बनर्जी ये कर सकती हैं, और मामला सोमवार को ही फिर अदालत में जाएगा, सब ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी बात राजीव जी, ईडी को छापा मारने का अधिकार है, भाई ठीक है, आप किसी के यहाँ छापा मारने का आपको अधिकार है, आपको पुराने केस में, लेकिन क्या आपको डकैती डालने का भी अधिकार है? मसला तो यहाँ आएगा। मुझे लगता है कि एफआईआर हुई होगी, मैंने देखी नहीं है कि एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें डकैती डालने का निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि हमारी हार्डडिस्क उठाकर ले गए हैं, हमारे कागजात उठाकर ले गए हैं, अमित शाह को दे रहे हैं, तो डकैती का इसमें होगा। और डकैती के मामले में राजीव जी अगर गिरफ्तारी होती है तो 3-4 महीने के लिए तो आराम से ईडी के अधिकारी जो है वो मजा लेंगे। अब राजीव जी, अगर ये है कि साहब की वो कानून व्यवस्था खराब हो गई है और लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, तो अगर ये तय कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि उसको बंगाल अपने हाथ से जाने देना है, तो ये कदम निश्चित तौर पर उठाएंगे, और ऐसा कर भी सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं राजीव जी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वहां तीसरी ताकत भी बढ़ रही है। तो तीसरी ताकत अगर कोई बढ़ रही है और बीजेपी अगर राजीव जी उस तीसरी ताकत से पिछड़ जाती है चुनाव में, तब क्या स्थिति बनेगी मोदी जी के लिए? ये बड़ा गंभीर सवाल हो जाएगा। तो इसलिए लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच रहे, तो उसकी भी एक पूर्व पीठिका तैयार की जा रही है। भले ही उसमें फायदा ममता बनर्जी को हो जाए, लेकिन नुकसान दूसरों का हो जाना चाहिए, ताकि लड़ाई जो है वो बीजेपी से ही दिखाई देती रहे और बीजेपी लड़ाई के सामने मतलब आती रहे। तो ये भी एक रणनीति के तहत हो सकता है। तो हो सकता है इस रणनीति में चाणक्य जीत गए हों, कि रणनीति है कि बीजेपी अगर नंबर 3 पे पहुंच जाएगी तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अब राजीव जी, जिस तरीके से अमित शाह को लेकर और ज्ञानेश कुमार जी को लेकर हमला बोला है ममता बनर्जी ने, सत्ता के गलियारों में चर्चाएं यही चल रही हैं राजीव जी कि एसआईआर कराया जा रहा हो, चाहे ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये सब मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं,
तो मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाने को तैयार हो। ये सारी तैयारियां जो हैं वो अमित शाह जी को कुर्सी सौंपने की चल रही हैं। तो ये तैयारियां सब उसी लिए की जा रही हैं कि अमित शाह जी को किसी तरीके से कुर्सी सौंप दी जाए, मतलब मोदी जी जाते जाते अमित शाह जी को दे जाएं। तो ऐसे कुछ तैयारियां चल रही होंगी, नहीं भी चल रही होंगी तो ये चर्चाएं चल रही हैं राजीव जी। भले ये ना चल रहा हो, लेकिन चर्चाएं इस तरीके की चल रही हैं कि ये सब जो नाटक हो रहे हैं ये सब इसके लिए हो रहे हैं। अब पता नहीं इसके लिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं राजीव जी, लेकिन संकेत तो यही जा रहा है। आपको लगता है क्योंकि, क्या, चर्चाएं चलने दीजिए, आपको लगता है क्या कि मोदी जी छोड़ देंगे कुर्सी? आपको लगता है? राजीव जी मोदी जी चर्चाएं कुर्सी बहुत छोड़े- होती हैं मोदी जी राजीव जी- कुर्सी छोड़ेंगे, वो भी आप देखिए, खुद मोदी जी- कि चलो भाई अमित भाई आ जाओ आपको लगता है ऐसा? इतने सहृदय? राजीव जी यही तो सवाल है कि मोदी जी अपने आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या अमित शाह जी बनना नहीं चाहेंगे? नहीं बनना, कोई आप नहीं बनना क्या चाहेंगे हमें- क्या? नहीं, मैं तो आपको बनना कुर्सी चाहूंगा, मिलेगी तो बिल्कुल आप नहीं बनना बनना चाहेंगे तो वही अरे है राजीव बात जी, है कल कि की वो छोड़ी मैं- वो कुर्सी दे तब तो। मैं आज ही बनना चाहूंगा। तो यही तो है राजीव जी कि ज्ञानेश कुमार जी मोदी जी के आदमी नहीं है, अमित शाह जी के आदमी है। ममता बनर्जी भी यही कह रही है, ममता बनर्जी भी यही कह रही है। तो इसलिए ये शंकाएं पैदा हो रही हैं कि क्या अमित शाह जी के लिए ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। और इसीलिए जो आपका सवाल था कि ममता बनर्जी मोदी जी को निशाना बनाकर अमित शाह को निशाना क्यों बना रही हैं, ये राजीव जी उस सवाल का जवाब है कि मोदी जी की बजाय ममता बनर्जी अमित शाह को निशाना क्यों बना रही हैं। क्योंकि सत्ता के गलियारों में ये चर्चाएं चल रही हैं कि अमित शाह जी टेक ओवर करना चाहते हैं और शायद मोदी जी और शाह जी के बीच भी कुछ अनबन सी चल रही है। इस मसले को लेकर मोदी जी छोड़ना नहीं चाहते और शाह जी उसको लेना चाहते हैं कि पता नहीं भाई 29 तक क्या परिस्थितियां बने, बन पाए नहीं बन पाए, तो पहले ही जो है वो बन जाया जाए। तो ये सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हैं। ये मतलब हमें नहीं मालूम कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत साफ सी बात। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चला करती हैं और हमेशा चला करती हैं, कुछ ना कुछ चला करती हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ममता बनर्जी अपने वक्तव्य में राजीव जी उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो अमित शाह के सेक्रेटरी रहे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। ये जो कह रही है तो ये इशारा उनका इसी तरफ राजीव जी कुल मिलाकर है। लेकिन जो कुल मिलाकर बात है राजीव जी वो यही है, मुझे लगता यही है कि अमित शाह जी जो हैं वो या तो पहली लड़ाई हार चुके हैं चाणक्य महोदय, वरना अगर पहली लड़ाई जीत चुके हैं तो उसके पीछे मंशा यही है कि ममता बनर्जी भले ही मजबूत रहें, लेकिन तीसरा विकल्प जो है वो मजबूत नहीं होना चाहिए। शायद इसके पीछे रणनीति ये भी हो सकती है। जी बिल्कुल। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने फाइनली सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अंकिता भंडारी मामले में अभी तक जो डिमांड थी कि इस पूरे मसले की जांच की जाए, तो यहाँ भी बैकफुट पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अंकिता भंडारी मामला आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक लड़की के साथ कैसे दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी जान ले ली गई और 2022 का मामला है और ये 2026 में हम आ चुके हैं और इसके बाद लगातार प्रोटेस्ट होता रहा। और अभी से घंटा भर पहले जब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे थे, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान आता है, वक्तव्य आता है कि हम इसकी सिफारिश करते हैं, जांच की सिफारिश, सीबीआई जांच। अभी तक सीबीआई जांच तक उसकी भी सिफारिश नहीं हुई थी। सोचिए तो कैसे यहाँ पर फंसती हुई भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकारें कहने के लिए आपकी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हैं वहाँ आप क्या कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब की बात हो रही है, अमरिंदर जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, ना चाहें फिर भी जो लोग कह रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ घुटने तक या उससे भी ज़्यादा धंसे हुए हैं, धंसते जा रहे हैं, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। क्यों वाणिज्य मंत्री अमेरिका के कह रहे हैं कि एक बार अगर प्रधानमंत्री फ़ोन कर लेते, आने के लिए तो फ़ोन कर रहे थे कि सर मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, लेकिन ये कहते कि सर ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में और बहुत सारे लोग यहाँ के आपके यहाँ भी नौकरी करते हैं, जाके काम करते हैं, लेकिन हमारे देश में के ऊपर आप इतना ज़्यादा टैरिफ थोप रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि कल से लेकर आज तक लगभग 1500 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिर चुका है। कल 800 से ज़्यादा, आज 600 से ज़्यादा, और हालात अच्छे नहीं हैं इकोनॉमिक। लेकिन खैर, आना चाहता हूँ प्रशांत जी, आपके पास बहुत सारी खबरें हैं, ज़रा विस्तार से।
आवाज नहीं आ रही है प्रशांत जी की। जो अमेरिका और चीन की तरफ से हो रहा है या यहाँ से जो हो रहा है भारत से, उसका भी असर भारत की राजनीति में बहुत गहरा पड़ने वाला है, उसके आसार दिख रहे हैं। अब एक एक करके हम जरा दो एक चीजें हम देखते हैं कि क्यों ये अमेरिका से हुआ। लेकिन उसके पहले एक बहुत ज़रूरी बात ये कि जब चीन ने हमारी सीमाओं पर LAC पे जब स्टेटस को डिस्टर्ब किया और हमारे 15 जवान जो है वो मारे गए चीन के हमले में, उसके बाद गालवान वैली के बाद स्टेटस को मेंटेन करने की बात किए बगैर चाइनीज कंपनियों को सरकारी ठेकों में इजाजत दे दी गई है 5 साल के बाद। और गालवन के बाद क्या हुआ था, टिकटॉक वगैरह बैन हुए थे, केवल जी व्यापार चलता रहा था, टिकटॉक बैन हो गया था एक। अब दूसरा चलते हैं जो अमेरिका। देखिए, जो अभी आपने कहा कि हावर्ड लुटनक जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बात ही नहीं की ट्रंप से टैरिफ को कम करने के लिए, या टैरिफ को की बात छोड़िए कि जो ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए अमेरिका के साथ। और इस बीच अब भारतीय विदेश विभाग कह रहा है कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं, वो ये कह रहा है भारतीय विदेश मंत्रालय। तो अब इस स्तर पे है, अमित शाह मोदी के बीच तो पर्दे के पीछे होगा, अगर होगा कुछ तो। यहाँ तो आमने सामने ट्रंप और मोदी खड़े हैं। ट्रंप एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 8 जहाज गिरे और मैंने ही शांति करवाई, लेकिन उससे भी बड़ा